हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज इस सोजो बैच के अंदर है ना, हम ऑलरेडी लेक्चर 1 आपको डिलीवर कर चुके हैं। आज ही मैं लेक्चर 2 आपके पास लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में आई मीन मैंने आपको बेटा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में समझाया है ना। देखिए, आप ध्यान से देखिए, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हमने समझा था। मैंने आपको बेटा पार्टनरशिप जो लॉ में लिखा है, अच्छा लॉ रिवाइज करो। लॉ कौन सा है? पार्टनरशिप मतलब किस एक्ट में लिखा है, किस एक्ट, इसका एक्ट क्या है, लॉ क्या है? वो है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब आपको मैंने ये बोला, जब भी आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में आ रहे हैं, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे धंधा बनाना है, धंधा स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो धंधा आप सोच रहे हो कि मुझे पार्टनरशिप वाला धंधा बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि धंधा बना रहा हूं लेकिन मैं अकेला हूं। अगर आप अकेला बंदा स्टार्ट कर रहा है, मतलब बंदा और धंधा अगर एक है, धंधा तो एक ही होगा, लेकिन उसको चलाने वाला बंदा भी एक है, चलाने वाला मतलब ओनर भी एक है, तो बेटा वो सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, ये सब आप बीएसटी में इन डिटेल पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर आप समूहों में खोल रहे हो, समूह मतलब एक के अलावा भी ओनर है जो उस धंधे को बना रहा है आपके साथ, मतलब आप भी हो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई और आपका दोस्त भी हो वो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई तीसरा है वो कुछ लेके आ रहा है, तो ये तीन चार लोग मिलके, मतलब एक से ज्यादा अगर मिलके धंधा बनाते हैं तो सोल प्रोप्राइटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का मतलब है सोल। अब यहाँ पे सोल जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो पूरा ग्रुप दिख रहा है भैया, एक से ज्यादा बंदे हैं, तो बेटा ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बोला जाता है। तो सर फिर कंपनीज क्या होते हैं? कंपनी में सर क्या एक से ज्यादा नहीं होते? कंपनीज में भी एक से ज्यादा होते हैं। हाँ बेटा, कंपनी में भी एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन कंपनी में कुछ अलग है, मैं बताता हूँ। एक से, अब मैं थोड़ी डेफिनेशन को एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। देखिए, पिछली क्लास में मैंने जो अपनी चर्चा है यहाँ तक ही सीमित रखी थी। सर कहां तक? मैंने अपनी पिछली क्लास में चर्चा आपको ये बताया था कि बेटा अगर एक से ज्यादा मालिक लोग, एक से ज्यादा बंदे धंधा स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन बेटा ये मैंने आपको एक पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था। सर ये तो गलत बात है। बेटा गलत बात है, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा देता ना पूरा, तो बहुत खिचड़ी मच जाती पिछली क्लास में, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते। पूरी डेफिनेशन ये है कि अगर एक से ज्यादा बंदे, एक से ज्यादा बंदे धंधा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो धंधा, अब यहां पे पूरी बात है बेटा, और अगर वो धंधा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो बेटा उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। लेकिन बेटा यही अगर हम कंपनी की बात करें, उसमें भी ऐसी डेफिनेशन है, 50% और पार्टनरशिप की डेफिनेशन दोनों की सेम है कंपनी में भी, क्योंकि बेटा एक से ज्यादा बंदे हो सकते हैं, एक बंदा भी हो सकता है, जैसे 1 पर्सन कंपनी। कंपनी में भी ये हो सकता है कि बेटा अगर एक से ज्यादा बंदे धंधा स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बोलेगा अरे ये तो पार्टनर है। नहीं नहीं, पूरी डेफिनेशन सुनो। और अगर वो अपनी कंपनी को, अपनी बिजनेस को रजिस्टर्ड करा लेते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन नाम नहीं बोला जाता, सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013, फिर बेटा उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, कंपनीज बोलेंगे। बेटा लॉ लॉ का फर्क है, लॉ का फर्क है। उसमें आप जो धंधा स्टार्ट कर रहे हो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर स्टार्ट कर रहे हो, तो बेटा फिर उसको कंपनी नहीं बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे, क्योंकि वो एक्ट किसके लिए है? पार्टनरशिप के लिए है। आपने अपना धंधा पार्टनरशिप के अंदर रजिस्टर्ड करा लिया तो बेटा वो पार्टनरशिप बोली जाएगी। लेकिन वो ही धंधा आपने अगर कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड करा लिया तो बेटा फिर आपको पार्टनरशिप ना बोल के कंपनी बोला जाएगा। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट का एक डाउट आ सकता है, पूछा भी था एक बार कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, सोचो सर एक एक से ज्यादा बंदे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, एक से ज्यादा बंदे, लोगों ने सोचा यार धंधा स्टार्ट करते हैं, धंधा स्टार्ट करते हैं। सोचो 3 दोस्तों का ग्रुप था, उन तीनों दोस्तों को ख्याल आया चलो धंधा स्टार्ट करते हैं मिलके, मजा आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन सर उन्होंने धंधा तो स्टार्ट कर लिया, तो डेफिनेशन के हिसाब से सर आपने ये कहा था अगर एक से ज्यादा बंदे धंधा स्टार्ट करते हैं, तो सर इस केस में दिख रहा है ठीक है। मैंने कहा आगे बताओ। वो कह रहा है सर आगे ही तो नहीं है कुछ, मतलब उन्होंने किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करा रखा, ना कंपनीज के अंदर रजिस्टर्ड करा रखा। तो सर आप अब आप बताइए, अब हम उसको क्या बोले? सर सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्यों? सर सोल प्रोप्राइटरशिप तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे सर एक सोल बंदा नहीं है, यहाँ पे तो एक से ज्यादा बंदे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर पार्टनरशिप बोल नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? अरे सर आपने तो ये बोला था पार्टनरशिप के लिए, इंडियन पार्टनरशिप के लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उस लॉ के अंदर। मैंने कहा हाँ। कंपनी नहीं बोल सकते सर, क्योंकि कंपनी में फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा।
मैंने कहा सत्यवचन है। तो सर ऐसे केस में ऐसा तो क्योंकि बेटा धंधे आपको बहुत दिख जाएंगे बेटा। आज आप स्कूल में देख लेना, 3 दोस्त हैं, बड़े हो गए, स्कूलिंग पार कर ली, कॉलेज में आ गए, उनके मन में ख्याल आ गया कि यार धंधा स्टार्ट करते हैं। तीनों ने मिलकर धंधा स्टार्ट कर दिया, अब कहीं रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, मतलब किसी पार्टनरशिप एक्ट, किसी कंपनी, किसी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा। तो ऐसे केस में उस बिजनेस को क्या बोलेंगे सर, ये डाउट आ जाता है। बेटा आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो डाउट मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये सीबीएसई में आए हुए डाउट हो सकते हैं, केस बेस्ड एमसीक्यूज बन सकते हैं। बेटा वो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पेपर में, केस बेस्ड, एक केस देते थे, उसमें 3-4 एमसीक्यूज दे देते हैं, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी बेटा मैं आपको वैसे इन डिटेल ये सब चीजें कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस मुझे आपको करानी है, केस बेस्ड की करानी है, असर्शंस कराने हैं। ये दोनों चीजें नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं अब 12th में, ठीक है बेटा, पहले नहीं पूछा जाता था। अब ये जैसे अगर मैं करूँ 2020-21 के बाद से बेटा ये चीजें टॉपिक्स नहीं ऐड हो गई है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस को क्या बोलेंगे? आप मेरा लॉजिक समझ रहे हो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ? बेटा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको। अगर आप ये कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे, ये आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल ऊपर से जाएगी बेटा, मजाक नहीं कर रहा। बच्चों के कंसेप्ट हिले हुए हैं, इसलिए नहीं समझ पा रहे, डर गए हैं किताबों को देख के, सीधी बात है। चलिए, बात बेटा बताओ क्या है। अगर आप एक से ज्यादा बंदे ने वो धंधा खोल लिया, मैं समझ गया, लेकिन उसको सर किसी को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, अब ऐसे धंधे को क्या बोले? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, उसे पार्टनरशिप बोला जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो गलत है, आपने अभी ये बोला उसको पार्टनरशिप ऐड में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन पार्टनरशिप इसलिए बोला जाएगा क्योंकि बेटा पार्टनरशिप में एक प्रोविजन और है। क्या है वो सर? बेटा पार्टनरशिप में एक प्रोविजन ये है कि जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे ना, 1932, आज वैसे मुझे आपको ये चीज पढ़ानी है, थोड़ा सा आज या देखता हूँ अगली क्लास में आपको ये पढ़ा दूंगा। बेटा आराम आराम से मस्त पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उसमें एक चीज लिखा कि अगर आप एक पार्टनरशिप का धंधा बना रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट, मतलब रिटन में ही आप एक पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड करो। बेटा अगर 3 दोस्तों ने मुंह जुबानी बोल दिया कि आज हम एक पार्टनरशिप बना दी, हम तीनों ने पार्टनरशिप में एक धंधा कर रहे हैं, मतलब तीनों ने मिलकर एक धंधा स्टार्ट करा है, तीनों ने मिलकर धंधा स्टार्ट करा है, ठीक है, और वो धंधा स्टार्ट भी कर दिया है। सोचो खाने का स्टॉल है बेटा, सोचो एक मोमोज का स्टॉल उन्होंने लगा दिया, मोमोज का स्टॉल लगा दिया। अब वो मोमोज का स्टॉल तो लगा दिया, लेकिन वो जो मोमोज है उसको कोई रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, बस ऐसे स्टॉल लगा दिया और तीनों ने मिलकर लगाया। एक ने उसमें पैसा लगा दिया स्टॉल लगाने का, एक क्योंकि मोमोज बनाने में एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज लेके आया है, एक लेबर में मतलब इंटेंसिव ये सब रिसोर्सेज वगैरह एसेट्स लेके आए, तो तीनों ने मिलकर धंधा स्टार्ट किया। तो बोला, तो क्या बोला जाए? इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाए? नहीं बोल सकते, एक सोल बंदा नहीं है यहाँ पे, तो 3-3 मालिक है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होगा तीनों में बटेगा। सोल प्रोप्राइटर में तो बेटा एक ही प्रॉफिट एक ही बंदे को बटता है। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा बंदे को बट रहा है तो बेटा इन दैट केस इट्स नॉट अ सोल प्रोप्राइटर, है ना। वेल इन दैट केस बेटा फिर वो बन जाएगा हमारा पार्टनरशिप, ठीक है बेटा। लेकिन बच्चों को यही डाउट आता है, सर आपने तो ये बोला था पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बोला था कि आप अगर पार्टनरशिप एक्ट खोल के देखेंगे, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट में, बेटा पार्टनरशिप एक्ट में आपको पार्टनरशिप रिटन में क्या कहते हैं रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप एक पार्टनरशिप डीड बना लेते हो, सर ये डीड क्या होता है बेटा, वो भी आप थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, अगली क्लास में हम बात उस पर पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। आज जो बेटा मेरी चर्चा एक्चुअली होने वाली है, ये फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होने वाली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके। अभी जो बेटा आपके ये जो यूनिट चलेंगे, अरे बेटा ये आपके अभी जैसे अभी तो समर हॉलीडेज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हो गई है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हो गई है बेटा। लेकिन 12th क्लास में बेटा कभी कभी क्या होता है, क्योंकि बोर्ड ईयर है ये, है ना, इसमें क्या होता है स्कूल्स एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं 12th क्लास की। तो उनकी क्लासेस, उनकी जो समर हॉलीडेज होती है बेटा, वो नॉर्मली 1 जून से होती है, ठीक है। कुछ कुछ स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ स्कूल्स में तो होनी भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो उन केस में मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, अभी या तो बेटा पेपर खुलते ही बेटा, जैसे अभी आपके क्या कहते हैं, आपकी हॉलीडेज खत्म होंगे, आपके हॉलीडेज खत्म होते ही आपके अभी यूनिट्स हो जाएंगे, है ना। तो उसमें बेटा ये जो आपको पता है, ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो बेटा आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो उसमें बेटा ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कोई पूछता ही नहीं, एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाएगी ही जाएगी, पूछी जाएगी बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना पूछी जाए, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्यों बेटा, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आती। बेटा आपको लग रहा होगा बड़ा सिंपल है, लेकिन एक्चुअली इसमें बड़ी डिटेल में चर्चा हो सकती है, आप इसमें बड़ी डिटेल में चर्चा हो सकती है। चलिए ठीक है,
फिर बेटा थोड़े से मैं आज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसके, ठीक है। ये मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख दिए, ये क्वेश्चंस बेटा मैं आपके सामने आज मैं कराऊंगा। ये लेकिन क्वेश्चंस तभी होंगे जब मैं आपको पूरा ये टॉपिक करा दूंगा। चलिए ठीक है। तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट में दोबारा अपनी उस पे आते हैं बात पे। पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर आपने अपना पार्टनरशिप से ओरली भी बना रखा है, ओरली का मतलब ये है तीन दोस्तों ने मिलकर ये बोलते हैं कि चलो आज हम धंधा करते हैं, और धंधा स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन कहीं रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, लिखित में नहीं है, लिखित में नहीं है, तो बेटा उस केस में भी पार्टनरशिप बोली जाएगी, क्योंकि उन्होंने ओरली बोल दिया, मुंह से तो बोल दिया बेटा, मुंह से भी बोल दिया, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लपेटे में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इसके अंदर पार्टनरशिप के। मतलब बस एक बार मुंह से बोलना है, हम तीनों ने पार्टनरशिप फॉर्म बना ली है, बस बेटा मुंह से बोलना है, मुंह से बोल दिया बेटा, ये पार्टनरशिप लॉ अपने आप काम कर लेगा। बाकी वो कह रहा अच्छा बोल दिया ना, आ जा बेटा अंदर आ जा, चल आ जा बेटा, अब इसके अंदर आ जा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर फॉलो करेगा अब तू। अब जितने भी प्रोविजंस, जितने भी सेक्शंस पार्टनरशिप एक्ट के हैं ना बेटा, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली लगने लग जाएंगे। अब आप बोलोगे नहीं नहीं हमने तो रजिस्टर्ड ही नहीं करा रखा है, ऐसे कैसे? वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, आपने पार्टनरशिप मुंह से बोला, हाँ बोला, तो बेटा बस लग गया। तो बेटा मुंह से भी अगर बोल दिया ना पार्टनरशिप, मतलब ओरली भी अगर हो गया, तो बेटा फिर यहाँ पे आप फॉल कर जाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए। आप बोलोगे सर कंपनीज नहीं हो सकता, कंपनीज, हाँ बेटा कंपनीज नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनीज में बेटा क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 खोलेंगे बेटा, वहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब अगर तीन दोस्तों ने मिलकर बोला हम कंपनी बनाएंगे, कंपनी, बेटा कंपनी तूने मुंह से बोल दिया ठीक है, लेकिन कहीं रजिस्टर्ड नहीं करा रखी, बस मुंह से बोल दिया तीनों ने कंपनी बनाई है, नहीं लग सकता। अगर आपने मुंह से बोल दिया, ये पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि आपने मुंह से बोल दिया और आप पार्टनर बन जाए, पार्टनरशिप फर्म बन जाओगे। कंपनी में बेटा अगर आपने मुंह से बोल दिया, आप कंपनी नहीं बनोगे, आपको लिखित में रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी कंपनी अंडर रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस। हमारे बेटा आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस होती है, वहां पे जाके आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। ठीक है, वहां पे आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है अंडर इंडियन पार्टनर सॉरी कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, वहां पे फिर उसके अंदर ऑटोमेटिकली रूल्स एप्लीकेबल हो जाएगी। तो बेटा उस केस में भी अगर एक तीन दोस्त हैं, उन्होंने धंधा स्टार्ट कर दिया लेकिन कहीं रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, तो बेटा सोलो प्रोप्राइटर तो है नहीं, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा नहीं है। कंपनीज बन नहीं सकता, क्योंकि कंपनीज में उसने चीख चीख के बोला है कि भैया यहाँ पे तुम ओरली धंधा नहीं चलेगा। बेटा कंपनी है, मजाक है, कंपनी मजाक है जो तुमने ओरली बना दी यूं ही। ऐसा तो कोई भी बेटा, कोई भी गली में दो बंदे सोच रहे कंपनी बना ले, ऐसा तो कंपनी कंपनी मिलेगी बेटा, मजाक नहीं है बेटा। इसलिए वहां पे तो साफ साफ लिख रखा है कि बेटा कंपनी बनानी है तो रिटर्न ही चलेगा, मतलब रिटर्न मतलब रजिस्टर्ड ही करवानी पड़ेगी, अब चाहे वो ओपीसी क्यों ना बनाओ, प्राइवेट क्यों ना बनाओ, आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी जाके। ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा एक ही ऑप्शन बचा, बेटा केबीसी में देखते हो ना, दो ऑप्शन तो उड़ा दिए, एक तो गलत है, तो एक ही ऑप्शन बेटा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ भी उस 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 तरीके से भी बेटा आपके पास पार्टनरशिप भी बचा, और वैसे लॉजिकली भी बता दिया मैंने आपको। दो ऑप्शन तोड़ गए तो बेटा फिर पार्टनरशिप भी बचाना, पार्टनरशिप भी बोला जाएगा। और लॉजिक भी बता दिया, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर तीन दोस्त मिलके, बेटा ये तो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, तीन दोस्त हो सकता है, दो लोग हो, पांच लोग हो, सात लोग हो, 18 लोग हो, कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर 50 होता है बेटा पार्टनरशिप, इससे ज्यादा नहीं है। कहाँ लिखा है? कंपनी रूल्स 2014 के अंदर लिखा है, बताऊंगा भी आपको। चलिए, तो उसमें साफ साफ बेटा ये बोला कि बाय चांस अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली और वो कोई रजिस्टर्ड नहीं, सॉरी, बस तीन लोगों ने मिलके, दो तीन लोगों ने मिलके एक फर्म बना ली, एक बिजनेस बना लिया, लेकिन ये रजिस्टर नहीं करा रखा, उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बस मुंह से बोलना एक बार पार्टनरशिप, पार्टनर बना लिया, ठीक है, बस ठीक है। बहुत जरूरी था बेटा ये कंसेप्ट, एक्चुअली ये डाउट आया था, तो मैंने आप लोगों को बोला कि आपके पास भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेटा मैं हम लोगों को ये बता रहा हूँ, ये जो पार्टनरशिप का ये जो सोजो बैच आ रहा है, इसकी क्वालिटी ये है कि बेटा इसके बाद आपको कभी भी पार्टनर सताएगा नहीं। पार्टनरशिप आपके लिए, ये पार्टनरशिप जो पूरी किताब है बेटा, जो मैं आपको कराऊंगा पूरा, डीजो, डेथ, रिटायरमेंट, की गुडविल, इतना इजी बन जाएगा बेटा, इतना इजी बन जाएगा आप सोचो कि 11 से भी इजी बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इतना इजी हो जाएगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ऐसे लॉजिक बेटा, इतने फॉर्मुलाज होंगे, सारे फॉर्मूले का लॉजिक बताऊंगा, कुछ रटना भी नहीं आपको। बेटा किताबों में फॉर्मूला दे रखा है, कितने फॉर्मूला दे रखे हैं, कुछ भी नहीं रटना बेटा। आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आप बोर्ड में यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है सर, यूज कर लेंगे। बेटा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पे आ जाते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है। पिछली क्लास में आप आई होप, बस आपसे एक चीज मांगनी है बेटा मुझे, ये है जो मैं क्लास में पढ़ा देता हूं बेटा, वो आपके पास जो भी स्टडी मैट है,
जो भी स्टडी मैट सर, मतलब कोई भी स्टडी फॉलो कर रहे हैं, आप टीएस फॉलो कर रहे हैं, डीके फॉलो कर रहे हैं, बेटा कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके स्कूल ने एज प्रिस्क्राइब करा है, जो भी फॉलो कर रहे हैं बेटा, उस पे जो मैं कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, वहां आपको रीडिंग उसकी जरूर करके आनी है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बताया, तो आपको घर पे बैठ के बेटा एक बार मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, बेटा याद करना है। देखो याद, मैं कह रहा हूँ रटो मत, याद और रटने में फर्क है बेटा, याद और रटने में फर्क है। एक तो बेटा रटना वो होता है बिना सोचे समझे बंदा याद कर रहा है, उसे कहते हैं रटना। लेकिन बेटा अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, अब इसको याद तो करना पड़ेगा ना, याद नहीं करोगे तो बेटा डेफिनेशन पेपर में आ जाएगी, कैसे लिख के आओ, मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए चीजों को पहले समझो, बेटा दोनों को खुश करो ना। एक तो रियल वर्ल्ड में, क्योंकि डेफिनेशन आप तो ये बोलोगे सर ये क्या रटना रटाना, हम तो ये मानते हैं कुछ मतलब याद करो, रियल लाइफ में काम नहीं आता बेटा, रियल लाइफ में काम नहीं आता, लेकिन रियल लाइफ में तो तब जाओगे ना जब डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलेगी तब जब आप पेपर पास करोगे, पेपर तब पास करोगे जब टीचर के हिसाब से डेफिनेशन लिख के आओ, सीधी बात है। तो बेटा दोनों को खुश करो, टीचर को भी खुश करो और अपने आप को रियल वर्ल्ड में भी बिठा लो। रियल वर्ल्ड में कैसे बिठाओगे बेटा, जब डेफिनेशन का कंसेप्ट समझोगे। डेफिनेशन का कंसेप्ट बेटा मैंने आपको समझा दिया, अब बेटा टीचर को भी तो खुश रखना है ना, उसको जो उसने बोला भाई हमें डेफिनेशन लिख के दे दे, तो बेटा डेफिनेशन उसको लिख के देनी है, ठीक है। चलिए तो बेटा ये है सेक्शन 4, पढ़ लिया, याद कर लिया और समझ भी लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है बेटा, पहला फीचर, बेटा पहला फीचर हमारा है ये, टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन। फीचर्स का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे एक आईफोन लेके आते हो, आईफोन बेटा आईफोन मतलब उसके कुछ फीचर्स होंगे, क्यों ऐसे ही लेके आ जाते हो बेटा, कभी भी आपको कोई फोन लेके आना आप यूं ही उठा के लेके आ जाते हो उस फोन को, या उससे पहले उसके फीचर्स देखते हो और वो फीचर्स दूसरे फोन से भी उसके फीचर से कंपेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आईफोन की फीचर्स आप सैमसंग की फीचर से कंपेयर करोगे, जिसके बेस्ट फीचर्स है उसको उठा लोगे, यही होता है ना। फीचर्स मतलब क्या होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसके अंदर है क्या क्या, फीचर्स का मतलब ये होता है। फीचर्स मतलब जैसे इंसानी फीचर्स क्या है, इसके ये फीचर्स है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। प्रोडक्ट के भी बेटा फीचर्स होते हैं, वो ये बताते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर बेटा है क्या क्या। ऐसे ही बेटा आपने पार्टनरशिप बिजनेस बना लिया, आप एक बिजनेस बना रहे हो और वो आपने पार्टनरशिप बनाया, तो बेटा वो पार्टनरशिप जो आप बना रहे हो उसके कुछ फीचर्स तो होंगे, उसके कुछ फीचर्स होंगे कि आप ये अगर पार्टनरशिप बना रहे हो ये कैसे आपको अलग रखता है दूसरे बिजनेस से, मतलब क्या फर्क है सोल प्रोप्राइटर से, क्या फर्क है कंपनी से, तो कैसे पता चलेगा, फीचर्स को देख के। बेटा फीचर्स को देख के पता चलेगा ना आपको कि इसमें ये फीचर है, ठीक है सर समझ में आगे आगे बढ़ो, ओके सर। पहला है बेटा टू और मोर पर्सन, बेटा बताने की इसको जरूरत ही नहीं। देखो बेटा ये याद करना है, ये याद करना, आपको मुझे बात बताओ ये क्या है बेटा, बेटा ये नहीं भी बताता ना मैं इसको बता देता, ये क्यों बता रहा है हमको, बेटा ये हमको पता है, इंडियन पार्टनरशिप हमको साफ साफ बोल रहा है कि बेटा पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, तो बेटा ऑब्वियसली बेटा एक से ज्यादा बंदे होंगे, तो लिख तो दिया उसने टू और मोर पर्सन, ठीक है यार हमको पता था, दो बंदे तो होने ही है यार, एक बंदा होगा फिर तो सोल प्रोप्राइटर है, एक बंदा है तो फिर तो सोल प्रोप्राइटर है, एक से ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब दो होने चाहिए या इससे ज्यादा, बेटा ये तो हमको पता ही था, क्यों कह रहा है, ठीक है सर अगर पता है तो बढ़ लो, ठीक है। पहला पॉइंट, इसके अंदर भी वो सब पॉइंट्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, पता है क्यों बोले जा रहा है बार बार। दूसरा, ऑल पार्टनर्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए। एज अ 12th लेवल अभी आप हो बेटा, आप इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे जितना आपको भी ग्रेजुएशन में इसको पढ़ना है। देखिए अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर आप बीबीए या बीकॉम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे बेटा एक सब्जेक्ट आपके पास आएगा कंपनी लॉ, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड सेमेस्टर में आएगा बेटा, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आएगा बेटा जहां तक मुझे लगता है, हाँ सेकंड सेमेस्टर में आता है। तो बेटा सेकंड सेमेस्टर में बेटा जब आप आएंगे बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे बेटा आप एक एक्ट पढ़ेंगे बेटा, कंपनी एक्ट, ठीक है, तो अच्छा वो तो कंपनीज एक्ट है, आई थिंक पहला ही लॉ है बेटा, पहले सेमेस्टर में पढ़ोगे आप, ठीक है, चलिए अब जो भी सेमेस्टर होगा बेटा, तो बेटा वहां पे एक लॉ आएगा, वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। ग्रेजुएशन में आप इन डिटेल पढ़ेंगे, अगर मैं ग्रेजुएशन को साइड में रखूं, अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुछ स्टूडेंट्स का तो टारगेट ये होता है कि 12th के बाद सीधा सीए में करेंगे बेटा, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट होता है सीए करेंगे, कोई कहता है सीए में करूंगा, कोई सीएस करेगा, है ना, तो आप अगर उसका फाउंडेशन देना पड़ेगा आपको पहले, अगर आप +2 की बात कर रहे हैं, तो उसमें बेटा आपको टॉपिक आएगा इंडस्ट्रियल लॉस, अगर सीए है, वहां पे है तो बिजनेस लॉस करके आएगा, तो वहां पे आप एक एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा मैं आपको बात बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है बेटा, उसमें आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है बेटा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालिफाइड वाला, ये सब वहां पे आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। सर है क्या, अब आप आगे तो बता दो, इस लाइन का मतलब आपको समझना जरूरी है बेटा,
ऑल पार्टनर्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है बेटा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है बेटा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होते हैं, मतलब आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होते हैं, स्कूल में स्पोर्ट्स डे बेटा मैं भी जब कभी स्कूल में था तो वहां भी हुआ करते थे। तो बेटा स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे होते थे तो वहां पे बेटा देखा जाता था कि स्विमिंग मीट होती थी, सोचो अगर स्विमिंग छोड़ो, रेसिंग होती थी बेटा, रेसिंग है ना, रेस। बेटा वो रेस के लिए सिलेक्शन करा करते थे। बेटा जब वो रेस के लिए सिलेक्शन करते थे तो बेटा सबको दौड़ाते थे। उनकी एलिजिबिलिटी ये की थी जो टॉप 3 में आएंगे उनको सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब रिजेक्ट करेंगे। ऐसे ही होता था बेटा, पूरी क्लास को दौड़ा दिया, उनमें से जो सबसे पहले 3 आएंगे उनको पकड़ लेंगे, बाकी सब निकलो। ऐसे करते थे। इसका मतलब जो बाकी जो शुरू के 3 आए हैं बेटा, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, वो कॉम्पिटेंट है, मतलब वो एलिजिबल है। अगर मैं इसका दूसरा मतलब बोलूं कॉम्पिटेंट का, तो इसका मतलब है एलिजिबल है वो, ठीक है। मतलब इस रेस में हिस्सा लेने के लिए, स्पोर्ट्स डे में जो रेस होने वाली है उसमें हिस्सा लेने के लिए ये 3 एलिजिबल हैं, बाकी सब नॉट एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कंडीशन पूरी नहीं करी, वो सब टॉप 3 में नहीं आ पाए। बेटा रियलिटी शोज देखते हो ना, डांस वगैरह, जो टॉप 3 में नहीं आ पाए, वो बाकी सब के पूरी की पूरी क्लास रिजेक्ट होगी, मतलब वो नॉट एलिजिबल है, वो नॉट कॉम्पिटेंट है, मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं है हिस्सा लेने के लिए। एग्जाम्पल और देता हूं बेटा, आप सोचो आपकी जॉब लग गई, सोचिए सोचिए, आप ग्रेजुएशन वगैरह सोचो आपने पूरी कर ली, आपको काम करना, आप एम्प्लॉयर के पास गए, उसका भाई मुझे जॉब दे दो एम्प्लॉयर भैया, उसने आपका रेज्यूमे देखा, उसने कहा नहीं हम जो स्किल्स देख रहे हैं वो आपके पास नहीं है। सोचो बेटा, आप सिर्फ दिन दिन में काम कर सकते हो, वो तो ये कह रहा है नहीं हमको एक जो वो बंदा चाहिए जो रात में काम करे। तो बेटा नो डाउट आपको ऐसा लगता था आप जॉब ले लेंगे, लेकिन आप उनके हिसाब से नॉट कॉम्पिटेंट हैं। कॉम्पिटेंट नहीं है मतलब फिट नहीं है, फिट नहीं है, ये बोला जा रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कह रहे हैं हमें रात का चाहिए, आप कह रहे हो मैं दिन में करूंगा, तो नॉट कॉम्पिटेंट है, इसे ही कहते हैं, मतलब सीधा सीधा नॉट एलिजिबल। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एक बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब अगर दो बंदों को एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट करना, भी ऐसा समझो, दो बंदों को एक दूसरे के बीच में अगर एग्रीमेंट करना है, सर किस चीज का, बेटा आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं, एक मिनट, अगर दो बंदों को एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो बेटा वो दोनों के दोनों जो पार्टीज है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब एलिजिबल होने चाहिए। नॉट एलिजिबल नहीं चलेगा। तो आप बोलोगे सर हमको बता तो दो वो नॉट एलिजिबल वाले लोग हैं कौन, ताकि हमको पता चले सर। बेटा वो पता है, ये 3 है, ये ये 3 है बेटा, नॉट अ माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए बेटा। अनसाउंड मतलब जो थोड़ा मेंटली स्टेबल ना हो बेटा, मतलब जो सोच ना सके, मतलब चीजों को ढंग से जस्टिफाई ना कर सके। मेरा मतलब ये है बेटा, जो मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं ना बेटा, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, कि बहुत ज्यादा लोग होता है डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। बेटा लॉ ने ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया भैया, लॉ ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इन तीनों को समझाता हूँ। बेटा नॉट अ माइनर, माइनर बेटा हमारे इंडिया में वो होता है जो 18 साल से नीचे होता है, ठीक है, 18 साल का हो गया तो बालिग बन जाएगा, ठीक है, उससे नीचे जो भी है बेटा वो सारे के सारे नाबालिग। नॉट अ माइनर मतलब अगर एक छोटा बच्चा है बेटा, 18 से नीचे मतलब नाबालिग है, मतलब माइनर है, अडल्ट नहीं है तो अडल्ट नहीं है, तो बेटा इसका मतलब वो छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा बोलेंगे। बेटा लॉ कहता है ये जो 18 साल से नीचे वाले ना बच्चे हैं, ठीक है, अब ये जो बच्चे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप बोलोगे क्यों सर? बेटा ये मतलब ये बच्चे हैं, मेंटली ठीक है, डिस्क्वालीफाइड लॉ भी नहीं है, लेकिन है ये बच्चे। अब ये बच्चे इसलिए बोला गया क्योंकि बेटा काम हर चीज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 3-3 किताबें कर रहे हैं, 3-3 किताबें कर रहे हैं सर, और ये हमें लॉ हमें बच्चा कह रहा है। बेटा मैं वो नहीं कह रहा, ये तो लॉ कह रहा है, लॉ इस सेंस में कह रहा है क्योंकि वो ये कह रहा है शायद अभी इनके पास मैच्योर दिमाग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब क्योंकि बेटा अभी आप तो सिर्फ स्कूल में काम कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, अभी आपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं लिया, रियल लाइफ में कॉर्पोरेट्स में कहीं ऑफिस में जाके काम नहीं किया, आपने बिजनेस नहीं करा, आपको लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, वो सब नहीं आ रहा। आजकल तो बेटा ये सब कॉमन बन गया, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ लॉ का ये कहना है, इसलिए वो माइनर है। अब आप बोलोगे इससे लेकिन इन सबसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या लेना देना है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट का इससे लेना देना है। बेटा आप अभी बच्चे हो, सामने वाला वो अडल्ट है, अगर वो आपको बातों में घुमा दे कि बेटा आप तो बच्चे हो, 18 साल से नीचे लॉ कह रहा है कि वो तो बच्चा है, तो बेटा बच्चे को तो ऑब्वियसली आपको पता है उसको तो इन्फ्लुएंस करा जा सकता है, बहकाया जा सकता है। हो सकता है वो सामने वाली जो पार्टी है वो अडल्ट हो, है ना, वो इस बच्चे और दूसरे वाला सामने वाला जो है वो माइनर है, बच्चा है, तो ये वाला इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए, अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए। जैसे बेटा दो बंदे पार्टनरशिप में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है,
अगर आप बेटा उन दोनों पार्टनरशिप के अंदर आ गए तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अरे आपका प्रॉफिट आ जाता है तो इन सारे पार्टनर्स के बीच में बटेगा। अब किस रेशियो में बटेगा, कैसे बटेगा, किस शेयर में बटेगा, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बटेगा जरूर। अरे बेटा जब बन गया तो फिर बटेगा नहीं क्या, उसको देखने के लिए बना रखा है। आपकी मम्मी खाना बनाती है तो बेटा उसको क्या देखने के लिए बनाया होता है, खाने के लिए बनाया होता है? तो बेटा जो प्रॉफिट आएगा फिर उसको धंधे में खाने के लिए ही तो बनाया है। जो प्रॉफिट में धंधे में प्रॉफिट आएगा उसको खाना है, देखने के लिए तो नहीं बनाया। ठीक है, तो फिर अब जब बटेगा तो फिर बेटा एक में तो नहीं बटेगा, सब में बटेगा जितने भी पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब बेटा ये बटेगा तो फिर ऑब्वियसली ये कई चीजें लिखी होंगी ना, लिखी होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, ये तभी होता है। पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ रिलेशनशिप। देखो ना यहाँ पे डेफिनेशन, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। इज अ रिलेशनशिप मतलब कैसा रिलेशन का बंधन बना कैसे बेटा, हस्बैंड वाइफ का बंधन, रिलेशन, रिश्ता बना कैसे, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। बेटा रिलेशन बनता कैसे, हस्बैंड और वाइफ, बेटा वो एक हस्बैंड और वाइफ है, एक रिश्ता है, ये रिश्ता है। ठीक है, रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता बना कैसे, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह। बेटा मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने देखा होगा बेटा कोर्ट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती हैं, क्यों? क्योंकि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो जिसको डाइवोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में बेटा ये मैरिज जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं तो जाके मैरिज हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बेटा तब जाके वो रिलेशन बना। तो रिलेशन समझे कैसे बना, रिलेशन ऐसे बना बेटा, रिलेशन शब्द कैसे बना, रिलेशन शब्द ऐसे बना, रिलेशन शब्द लेकिन कैसे बना, रिलेशन इसलिए बना बिकॉज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। रिलेशन बना बेटा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जैसा हस्बैंड वाइफ रिश्ता इनका कैसे बना, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ऐसे ही ये दोनों पार्टनर्स का रिश्ता बना कैसे, क्योंकि इन दोनों पार्टनर्स ने अपना रजिस्टर्ड कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। आप बोलोगे सर अनरजिस्टर्ड का, बेटा अनरजिस्टर्ड में भी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कैसे बेटा, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको पार्टनरशिप डीड समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा। कुछ चीजें बेटा अभी आप लॉक करके रखो, अभी पकड़ के रखो। कुछ चीजें बेटा अभी आप अंदर अपने पकड़ के रखो, आप टेंशन मत करो, मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करा दूंगा। इस चैप्टर के एंड तक आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कुछ डाउट नहीं होने वाला आपके पास, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप यही सोच रहे हो सर अगर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, वो समझ में आया क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, ठीक है। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड हो तो, आपने ये भी बोला था सर और मतलब ओरली वाला सिस्टम है, रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, तो सर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? उसमें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, उसमें ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे होगा, ठीक है, वो कैसे काम करेगा। चलिए, पार्टनरशिप जब डीड पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। चलिए ठीक है। तो बेटा ऑल पार्टनर्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप अब आप समझे बेटा, पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टनर्स में जो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो दोनों जो पार्टनर्स है ना बेटा, वो अनसाउंड माइंड, वो बच्चे नहीं होने चाहिए दोनों के दोनों। बेटा वो दोनों के दोनों अडल्ट होने चाहिए, ऐसा समझो, मतलब 18 साल के ऊपर होने चाहिए, 18 साल के होने चाहिए। मतलब अगर बच्चा होगा तो वो फिर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन आपको एक मैं कैच बताऊं बेटा, एक कैच बताऊं, आपको आगे बताऊंगा मैं इसी इसी पॉइंट्स में बेटा, कि बेटा पार्टनरशिप लेकिन नो डाउट वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब वो पार्टनरशिप नॉट वो पार्टनरशिप कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन माइनर फिर भी पार्टनर बन सकता है बेटा। वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन वो फिर भी माइनर पार्टनर बन सकता है। अब बोलोगे सर ये तो फिर लॉ में विरोधाभास हो गया, एक जगह बोला कि वो बन नहीं सकता क्योंकि वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक जगह उसी को ही पार्टनर ले लिया। बेटा यहाँ पे पार्टनर लेने में और कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। आप बोलोगे सर क्या मतलब है? बेटा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि वो फिर फुली पार्टनर की तरह काम करेगा। अरे उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इसका मतलब ये फुली काम करेगा और लॉ की तरह बंध जाएगा। बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर किसी दो बंदों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया ना एक दूसरे में, फिर ऑटोमेटिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें लगना स्टार्ट हो जाएगा। पता है आपको ये चीज? जैसे आप दोनों दो आपके एक दोस्त और आप और आपके एक दोस्त है, उन दोनों ने मिलकर ये शर्त लगाई कि आज बारिश होने वाली है। अब शर्त लगाई बेटा, शर्त उन्होंने लिखित में लगाई, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बेटा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखोगे कि भाई इस डेट में मैंने ये शर्त लगाई है, इससे मेरा दोस्त, उसका नाम लिखोगे कि आज फलाना फलाना इतने टाइम पे बारिश हो जाएगी, और अगर बारे में जीता तो ये मुझे सामने वाली पार्टी इतना पैसा देगी, और दोनों अपना अपना साइन करोगे विद विटनेस। बेटा अगर आप जीत जाते हो, सोचो बारिश हो जाती है तो आप शर्त जीत गए, अब आप शर्त जीत गए तो बेटा सामने वाले पार्टी फोर्स है पैसा देने के लिए। अगर बेटा वो सामने वाला मुकर गया, ऐसे दोस्त लोग मुकर जाते हैं बेटा, तो बेटा आप उसको कोर्ट में जाके घसीट सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक लीगल बैकिंग है। किस लॉ की लीगल बैकिंग है आपके पास? बेटा आपके पास किस लॉ की लीगल बैकिंग है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 1872 की बेटा लीगल बैकिंग है आपके पास।
बता रहा हूँ, मतलब यही बता रहा हूँ, अगर आपने बेटा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ऑटोमेटिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जान के रहा कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। इन डिटेल आपको बेटा जब आप पढ़ोगे वहां समझ में आएगा ग्रेजुएशन लेवल पे। चलिए ठीक है, तो बेटा पार्टनरशिप भी आप समझ गए, दो लोगों ने मिलकर यही तो बोला। बेटा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पहले आप समझो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, मैं अब आपको समझाता हूँ। बेटा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, अगर आप डिटेल में कंसेप्ट नहीं समझोगे ना, सब ऊपर से जाने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेटा ये होता है, देखो फलाना 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 चीजें लिखी होती है, आपका साइन हो गया, सामने वाले पार्टी का साइन हो गया। बेटा कॉन्ट्रैक्ट में जनरली जो सामने वाला सेकंड वाला जो दूसरा वाला बोलते हैं, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके संबोधित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स में जनरली। अगर आपने बेटा प्रॉपर्टी में जैसे सेल डीड देखी होगी, बहुत बेस्ट एग्जांपल है उसका। सेल डीड सर, सेल डीड इसका मतलब ये होता है कि आप जब अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हो तो बेटा एक सेल डीड बनाते हो, उसमें आप ये लिखते हो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, है ना। तो यही होता है, तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके बोला जाता है, फिर उस फर्स्ट पार्टी का नाम, फिर उस सेकंड पार्टी वाले का नाम, ऐसे दिया जाता है, विद अ विटनेस के साथ करा जाता है काम। ठीक है, तो बेटा आपने ये कर लिया, हाँ जी सर कर लिया। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट में बेटा सोचो आप, ये आप हो, यू, और बेटा ये आपका दोस्त बबलू। बेटा ये बबलू दोस्त है आपका और ये आप हो। आप दोनों ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेटा, आप दोनों ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब सर ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करा बेटा, शर्त का कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए मैं ये अभी मैंने वैसा आपको एग्जांपल बता दिया, रिपीट हो जाएगा, एक एग्जांपल और देता हूँ। सोचिए बेटा ये बबलू बबलू छोड़ो, ये कस्टमर है, कस्टमर है बेटा ये, और ये आप हो। आप क्या कर रहे हो बेटा, आपका एक बिजनेस है बेटा, आपका एक बिजनेस है। अब वो बिजनेस क्या है बेटा, मैं कस्टमर हूं, सोचो वो मैं हूं, ठीक है, वो कस्टमर मैं हूं, और आपका सोचो एक बिजनेस है। सर किस चीज का बिजनेस है, सोचो आपका जीन्स प्रोवाइड करने का बिजनेस है, मतलब आप जीन्स बनाते हो, वही बनाई हुई जीन्स आप मार्केट में बेच देते हो। अब मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई मुझे 500 500 जीन्स का ऑर्डर है, मैंने आपको बेटा 500 जीन्स का ऑर्डर दे दिया। मैं आपके पास आया, मैंने कहा भैया तुम जीन्स बनाते हो, उसने कहा हाँ, तो बेचते भी हो, ऑब्वियसली भाई बनाते हो तो बेचने के लिए बनाएंगे। मैंने कहा मुझे 500 जीन्स चाहिए, 500 जीन्स, आप होलसेलर हो ऐसा मान लो, तो आपने कहा ठीक है भाई हो जाएगा 500 जीन्स। मैंने कहा कितने टाइम में दे दोगे, उसने कहा एक हफ्ते में दे दूंगा ऑर्डर। एक हफ्ते में दे दूंगा बेटा, एक हफ्ते बाद आप मुझे, 1 वीक बाद मैं आपके पास आऊंगा और वो 500 जीन्स का ऑर्डर दूंगा, और पेमेंट बेटा लेकिन मैं आपको पहले ही कर दूंगा। जनरली क्या होता है बेटा ऑर्डर्स में, आपको बताओ मैं पेमेंट पहले ही दे दूंगा, ठीक है, या तो पेमेंट मैं आपको पहले दे दूंगा, या आप मुझे पहले ऑर्डर प्रोवाइड करो, या उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आप वो समझो। अभी क्या है मामला, सुनो और बड़े ध्यान से सुनो बेटा। अभी मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैंने आपको 500 ऑर्डर्स का वो दे दिया, 500 का ऑर्डर दे दिया, तो बेटा आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे बेटा, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। अभी क्यों आएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि सामने वाला ये, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप ये लिखोगे कि मैंने इस दिन पे इस सामने वाले बंदे से ये ऑर्डर लिया है 500 का, इसको मैं इस फलाना दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इस डेट पे ये मुझे उस ऑर्डर की पेमेंट दे देगा विद जीएसटी। दोनों अपना साइन कर देंगे और विटनेस का भी साइन करा देंगे। विटनेस इसलिए रखते हैं कि बाय चांस ये दोनों ने, एक विटनेस होता है कि बाय चांस इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो विटनेस जाके कोर्ट में बोल सकता है हाँ मेरे सामने ये बात हुई थी, जेन्युइन है, ठीक है। चलो, तो बेटा अब सोचो मेरी बात सुनो, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन। बेटा दो बंदों के बीच में एग्रीमेंट, में डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी। कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, यहां पे आप देख सकते हो, इन विच देयर इज एन एक्सचेंज, इन विच बेटा इसकी डेफिनेशन आपको इन डिटेल पढ़ने में, वैसे आपको बस इसका शाब्दिक मतलब बता रहा हूं। बेटा यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन किस चीज के लिए, अरे एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज होगा, क्या वो गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फॉर सम कंसिडरेशन। अब वो कंसिडरेशन बेटा मनी में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, बार्टर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू persons for an exchange, for an exchange with consideration involved। कंसिडरेशन मतलब ये होता है बेटा रोकड़ा, कैश, ठीक है। कंसिडर मतलब कैश, बेटा आप बोलोगे सिर्फ कैश नहीं, काइंड भी चलता है, ठीक है, काइंड भी इन्वॉल्व होती है। मतलब आप, मैंने आपको जीन्स दिया और उसके बदले बेटा मैंने आपको स्कूटर दे दिया, तो भी वो भी कंसिडरेशन मानी जाएगी, ठीक है, जरूरी नहीं कैश ही चलेगा।
तो एक वाइडर टर्म ले लिया, एक वाइडर टर्म ले लिया, कैश बोलते है ना, फिर काइंड बोलते हैं, तो एक दूसरा एक पूरा बड़ा मतलब ही ले लो भाई, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विद कंसंट्रेशन इन्वॉल्व, मतलब बेटा जहां दो बंदों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, जैसे शर्त के केस में बेटा शर्त एक्सचेंज हो रही है, शर्त एक्सचेंज हो रही है, और बेटा कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, बेटा कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप शर्त, आपने दोनों एक दूसरे को शर्त दी, लेकिन फोकट की शर्त रखी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे आपके दोस्तों ने शर्त रखी, बस शर्त शर्त रखी है, कोई पैसा वैसा नहीं है, मतलब अगर वो तू हारेगा तू पैसा देगा, मैं जीता तो मैं पैसा दूं, ऐसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो बेटा फिर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस पर लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट है क्या? बेटा रेलेवेंट है, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं बताऊंगा कैसे आएगा बेटा। कॉन्ट्रैक्ट में इतनी केस स्टडीज दे सकता हूँ, इतनी केस स्टडीज दे सकता हूँ पार्टनरशिप के लिए आपको, अब जान के आराम हो जाऊंगा। चलिए, तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो मैं आपको समझे तो दो दो बंदे होने चाहिए, हाँ आपका और आपका दोस्त दो बंदा है, कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, हाँ शर्तों का एक्सचेंज हो रहा है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, हाँ कंसिडरेशन भी, अगर कोई हारा तो पैसा देगा, मतलब मनी एंगल है, मनी एंगल है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो पिटाई होगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जाके पिटाई फिर तो होगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब बेटा पार्टनरशिप क्यों कॉन्ट्रैक्ट है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूं आज। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि ए, बेटा पहला ही ऑप्शन, टू और मोर पर्सन होते हैं पार्टनर्स में, बेटा जब एक होगा फिर तो वो सोल प्रोप्राइटर होगा, ठीक है। बेटा यहाँ पे ऑब्वियसली एक से ज्यादा बंदे होंगे, इसका मतलब एटलीस्ट दो तो होंगे, एटलीस्ट दो तो होंगे। अब बेटा दो है तो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2%, बेटा दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, टू और मोर। तो बेटा पार्टनरशिप में आपको इतना पता है टू और मोर है, ठीक है सर आगे बढ़ो। तो बेटा टू और मोर पर्सन, ठीक है, फॉर एन एक्सचेंज, बेटा एक्सचेंज नहीं होता, बेटा पार्टनरशिप के अंदर एक्सचेंज नहीं होता, पार्टनरशिप बेटा आप धंधा कर रहे हो, एक्सचेंज नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। आपको अभी समझ में आएगा ये एक्सचेंज यहाँ पे कैसा चल रहा है, बेटा प्रॉफिट एक्सचेंज करते रहते हो, कैपिटल एक्सचेंज करते रहते हो, गुड्स पता नहीं क्या क्या एक दूसरे से एक्सचेंज करोगे, अभी सब पढ़ेंगे हम, एडमिशन वगैरह जर्नल एंट्रीज वगैरह मारेंगे क्या क्या एक्सचेंज। तो बेटा इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन फॉर एन एक्सचेंज, एक्सचेंज तो है बेटा, अभी देखेंगे क्या। विद कंसिडरेशन इन्वॉल्व, बेटा फुल फुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। अरे धंधा खोला किस चीज के लिए, मुनाफे के लिए, मुनाफा देखने के लिए खोला है, देखते रहेंगे, अरे क्या मजा आ गया, मुनाफा मजा आ गया, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट कमाया है, अच्छा खाओगे नहीं, हाँ तो बेटा खाओगे, इसका मतलब यहाँ पे सबको पैसा बटेगा। बेटा जब मम्मी ने खाना बना दिया तो किचन में तो देखने के लिए बना रखा, टच नहीं करना, ऐसे बोलती है आपकी मम्मी, खाने के लिए बनाया बेटा, तो प्रॉफिट आया तो खाने के लिए बनाया है, तो खाएंगे तो तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे, जितने भी पार्टनर्स है सब में बांट देंगे। अब जब बेटा बांट दिया तो सबके झोली में, सबके खाते में अपना 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 प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट क्या होता है, पैसा, रोकड़ा, डील, बेटा कंसिडरेशन इन इज इन्वॉल्व है, तो पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो पता चल गया सर, गुरुजी समझ में आ गया पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा। अब कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बोला, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बेटा तीन लोग अलाउड नहीं है, बाकी सब कर सकते हैं। मतलब ये जो तीन बंदों को छोड़ के पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। पहला है माइनर, माइनर आपको पता है बेटा 18 साल का नीचा बच्चा नहीं होता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो बेटा दिमागी रूप से ठीक नहीं है, आईक्यू बहुत ही ज्यादा लो है ना, आपको पता ही है बेटा, जो है ना मेंटली अनस्टेबल है ना वैसे। और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्क्वालिफाइड लॉ, डिस्क्वालिफाइड मतलब उनको बेटा किसी लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर कौन सा लॉ, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, बेटा बच्चों को कभी कभी डाउट्स आता है कि सर यहाँ पे लॉ हो रहा होगा तो बट ऑब्वियस है फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया होगा। बेटा डिस्क्वालिफाइड लॉ का यहाँ पे शब्द ध्यान से देखो, बाय लॉ, इसका मतलब बेटा जितने भी लॉज हैं उन सबके अंदर उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया, ठीक है। तो इन तीनों के बेटा ये जो तीन है बेटा पार्टनरशिप में आ नहीं सकते, बेटा ये जो तीन है ये पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, इनके अलावा जो भी है वो सारे के सारे पार्टनरशिप में आ जाएंगे। आई होप बेटा मेरा ये लॉजिक समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब आप बेटा एक चीज देखोगे, मैं आपको आगे जाके ये बताऊंगा कि कभी कभी माइनर भी पार्टनर्स के अंदर आ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर वो तो कंप्यूटर टू कॉन्ट्रैक्ट जब है ही नहीं तो ये कैसे आ गए, क्योंकि बेटा वो बस वो नाम नाम के पार्टनर होते हैं, वो बस नाम नाम के दिखाने को पार्टनर होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पार्टनर की तरह एक्ट नहीं करते। बेटा पार्टनर का काम क्या है, पता है क्या है, मैं भी आपको बताऊंगा। पार्टनर का काम होता है बेटा धंधे में फुली इन्वॉल्व रहना,
एक तो धंधा करो बेटा, उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो भी खाओ, अगर लॉस आएगा वो भी खाओ। लेकिन बेटा माइनर एक ऐसा पार्टनर है, अगर प्रॉफिट आएगा तो खाएगा, लॉस आएगा तो नहीं लेगा। बोलोगे सर ये क्या है? हाँ बेटा यही है, अभी बताऊंगा। बेटा बच्चा है ना, लॉ कह रहा बच्चा है, बच्चे को तुम लॉस दोगे? बच्चा है यार, उसको तुम घाटा दे रहे हो यार, ये गलत बात है, ऐसी अच्छी बात नहीं। बेटा लॉस तो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है ना, तो आपको पता है लॉ कह रहा बनी बच्चे को बर्डन नहीं देना, नहीं प्रॉफिट देके खुश कर दो, टॉफी दो, है ना, टॉफी दे दो बेटा, टॉफी मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देके खुश कर दिया उसको। चलो, तो आप बोलोगे सर फिर माइनर क्यों रख रहे हैं लोग? माइनर क्यों, एक तो काम नहीं करता, दूसरा प्रॉफिट आएगा तो हिस्सा देना पड़ेगा, और अगर लॉस आएगा तो हम खाए, बच्चे को ना दें, ये तो गलत है। प्रॉफिट आएगा तो देंगे, लॉस आएगा तो नहीं देंगे। तो सर माइनर को लोग रखते ही क्यों है बेटा? इसका लॉजिक है, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है। चलो अभी जब हम माइनर डिस्कस ही कर रहे हैं तो बेटा बता ही देता हूँ, ठीक है, फिर आगे हमारा टाइम सेव होगा। बेटा जनरली माइनर्स को इसलिए रखा जाता है क्योंकि हो सकता है बेटा वो जो बच्चा है ना बेटा, जो बच्चा है बेटा, वो किसी का मतलब हो सकता है, जैसे वो बच्चा है बेटा, वो हो सकता है जो बच्चा है किसी का बेटा, वो बहुत ही बड़े बिलियनर का सोचो बच्चा हो। सोचो बेटा इलॉन मस्क का बेटा आपके अगर पार्टनरशिप के अंदर आ जाए, सिर्फ नाम नाम के लिए, बस दिखे कि हमारा ये पार्टनर है, तो बेटा आप सोच सकते हो आपकी वो पार्टनरशिप फर्म किस लेवल पे चली गई। बेटा बहुत ही अमीर आदमी है, बिलियनर का बंदा है वो, बिलियनर का बेटा बेटा है वो, उसके पास बहुत पैसा है। बिलियनर की बेटी है बेटा, वो अगर आपकी पार्टनर बन जाए, अगर आपकी बेटा वो पार्टनर बन जाए या आपका पार्टनर बन जाए, तो बेटा बस उसका नाम नाम ही काफी है, क्योंकि लोग तो ये नहीं देखेंगे वो बच्चा है, वो लोग ये देखेंगे अरे वो तो इस फलाना फलाना बिलियनर का बच्चा है। बेटा ये आया होगा तो जरूर अपने साथ मोटा पैसा लेके आया होगा, चीजें लेके आया होगा, अपनी वर्थ लेके आया होगा। तो बेटा वैसे ही आपकी पार्टनरशिप हम इस नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगी। तो बेटा जनरली उन केसेस में माइनर्स को रख लिया जाता है क्योंकि उनमें कुछ खास होता नहीं, क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं। और बेटा वो तो अभी तक स्कूल में बैठे हैं, वो क्या करेंगे पार्टनर में? लेकिन बेटा उनकी जो ब्रांड वैल्यू जो उनके नाम के आगे जुड़ी हुई है, ब्रांड वैल्यू बेटा जो उनके नाम के आगे जुड़ी है, वो कैसे बेटा बेटा जो हो सकता है वो जिस बैकग्राउंड से आया, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है बेटा वो बड़ा स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अंबानी, अंबानी का बेटा जो बेटा है, अंबानी का सोचो एक बेटा है छोटा, जो छोटा बच्चा है सोचो, जो उसका बच्चा है बेटा, उसका भी सोचो छोटा बच्चा है, सोचो वो आपके अगर वो है माइनर, लेकिन वो आपकी पार्टनरशिप में आ जाए, बेटा वो पार्टनरशिप में तो आ गया लेकिन वो है तो माइनर, नहीं आ सकता। लेकिन बस नाम नाम के लिए इसलिए दिखा रखा है क्योंकि वो कुछ काम भी नहीं कर सकता, इसलिए दिखा रखा है बेटा, इसलिए दिखा रखा है क्योंकि बेटा वो जो नाम टैग अपने साथ अंबानी का लेके आ रहा है ना बेटा, बस वही काफी आपके धंधे को चमकाने के लिए। बेटा आप पूरे टाइम मेहनत करते रह जाओगे, लेकिन वो जो बस एक नाम ले आए ना, वो नेक्स्ट लेवल आपके धंधे को ले जाएगा कि गुडविल यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। गुडविल वाला चैप्टर पढ़ेंगे कैसे होगा काम, बताऊंगा बेटा वहां पे मेथड्स, कैसे गुडविल को आप वैल्यू करोगे। चलिए ठीक है, तो आप वहां पे समझ पा रहे हैं गुड माइनर को कभी कभी क्यों रखा जाता है, इसलिए। तो बेटा इसी केस में लॉ ने भी वहां पे उसको कभी भी लॉस नहीं रखा, क्योंकि बेटा पहली बात बताओ, माइनर तो एक बच्चा है, धंधा तो ही वैसे भी नहीं कर पाएगा, तो जब इसने धंधा करा ही नहीं, धंधा जब इसने करा ही नहीं क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा माइनर क्योंकि इसलिए धंधा नहीं कर सकता, वो पार्टनर से दिखाने के लिए होता है। पार्टनर तो बेटा किसी को भी ले आओ, लेकिन वो पार्टनर बन नहीं, पार्टनर जैसा काम नहीं कर सकता, पार्टनर जैसा क्रिया नहीं कर सकता, क्रिया परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बेटा आप रेस में तो आ जाए, लेकिन रेस में दौड़ नहीं सकते, आप रेस देखने आ सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन रेस में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे आप धंधे में बस आ जाओ देखने देखने के लिए, लेकिन धंधे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सर, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मतलब को, शब्दों को ध्यान से समझना पड़ेगा, यही है। तो माइनर सिर्फ पार्टनर ऐसा आ सकता है, पार्टनर आ तो जाएगा, पार्टनर आ तो जाएगा, लेकिन बेटा पार्टनर बनने के बाद लेकिन जो प्रॉफिट वो जो पार्टनर बन तो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए बेटा वो काम नहीं कर सकता। अब बेटा जब वो काम ही नहीं कर सकता, जब धंधे में लॉस आ रहा होगा, तो बेटा ऑब्वियसली इसकी वजह से थोड़ी ना, लॉ लॉ ये कह रहा है भाई साहब तुम क्यों इस पे इतना गुस्सा हो रहे हो कि हमको एडल्ट ये कह रहे हैं यार हमको सारा लॉस दे दिया, लॉस उसको नहीं देते, प्रॉफिट आता तो सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो गलत है। तो लॉ ने बेटा ये बोला, बेटे बेटा ये सुन ध्यान से, अडल्ट लोगों को बोला बेटा ये तो एक माइनर है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही नहीं है, तो काम तो वैसे ही नहीं कर सकता। अब क्योंकि जब ये काम नहीं कर सकता, काम बेटा जब ये नहीं कर सकता, तो मतलब इसने कोई काम नहीं करा, इसका मतलब तुम लोगों ने ही काम करा होगा धंधे में, तो बेटा तुम्हारी वजह से ही लॉस आया, तो तुम लोग इस पर क्यों धा रहे हो? तो फिर आप लोगों ने कहा, फिर आपने लॉ को बोला सर अगर ऐसा ही है तो प्रॉफिट क्यों दे रहे हो? सर अगर ऐसा ही है, ऐसा तो फिर इसने प्रॉफिट का नाम कमाने के लिए भी कोई काम नहीं करा, वो तो हम तीनों नहीं करा। पार्टनर्स कह रहे हैं, वो तो अडल्ट लोग कह रहे हैं वो तो फिर हमने ही करा है सर, हमने करा है। जब आप लॉस के लिए हमको ये धारणा हमको दे रहे हो कि आपने ही सारा मिलकर काम करा क्योंकि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो हमको हमको ही फिर ये लॉस लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी वजह से ही हुआ, ठीक है माना,
तो फिर उस केस में तो प्रॉफिट भी मत दो बेटा। कंपनी ने पता है लॉ ने फिर क्या दिया, बेटा ये जो माइनर है ना अपने ब्रांड वैल्यू भी तो साथ में लेके आ रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट यूं से यूं बढ़ा दिया बेटा। कभी ब्रांड वैल्यू तो लॉस में जाती है कंपनी या बढ़ती है बेटा। अंबानी किसी पार्टनरशिप में अगर आ जाएगा बस दिखाने दिखाने के लिए, तो वो कभी लॉस में जाएगी कंपनी, हमेशा ऊपर जाएगी बेटा, ऊपर जाएगी। ब्रांड वैल्यू काफी होता है। गुडविल में बताऊंगा आपको कैसे, गुडविल में बताऊंगा बेटा कैसे होता है ब्रांड वैल्यू काम। तो बेटा आई होप ये मेरा लॉजिक समझ पा रहे हो, ये किताबों में नहीं लिखा है, ये चीजें किताबों में नहीं लिखे हैं बेटा। ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी ना, कहीं लिखी नहीं है, ये समझनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो केस स्टडीज बन जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म कैन नॉट एक्सीड 50 एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। बेटा कंपनीज, अगर आप ये अपना रूल 10 देखेंगे, उसका एक रूल 10 है, कंपनीज रूल्स अलग है, कंपनीज एक्ट अलग है। अभी एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है बेटा, आपको नहीं समझना, आपके 12th में अलाउड नहीं है, मतलब इतना ही लिमिटेड है जहां तक बस आपको पढ़ना है। ये रूल्स क्या होते हैं वो अलग है। रूल्स अभी आपको बस बेटा मैं एक तरीके से बस बिल्कुल शॉर्ट में बोलूं, रूल्स एक तरीके से सपोर्टिंग होता है एक्ट के। आप जब भी एक्ट पढ़ते हो किसी का तो उसके साथ उसका रूल्स भी साथ में पढ़ते हो बेटा, सपोर्टिंग होते हैं बेटा। वो रूल्स एक तरीके से ये बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। चलिए इतना डिटेल में नहीं जाना, चलो मतलब अब आप लोगों को ये डाउट आएगा सर ठीक है धंधा समझ लिया, ये सब समझ लिया सर, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अब सर ये बताओ मुद्दे की बात ये है, पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पार्टनर्स रख सकता हूं धंधे में? अनलिमिटेड रख लो सर, अनलिमिटेड नहीं बेटा, अनलिमिटेड नहीं रख सकते, 50 ही रख सकते हो, सिर्फ 50 अलाउड है। कुछ कुछ बैंकिंग फर्म्स है बेटा, अगर आपको बैंकिंग फर्म्स मतलब कुछ बैंकिंग पार्टनरशिप होती है, मतलब 2-3 लोगों ने मिलकर अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग फर्म बना रखी है, मतलब पार्टनरशिप ही है लेकिन वो पार्टनरशिप को बिजनेस बैंकिंग है, वहां पे बेटा 20 होता है। अब आई थिंक इस लॉ में भी शायद चेंजेस आ गए हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, अमेंडेड जो भी लॉ है अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, वहां पे कुछ अलग है। ये सब आपको बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ही मिल जाएंगे लिखे हुए, ठीक है, आपके पेपर में, लेकिन ये सब इतना है नहीं। चलिए तो वैसे बेटा मैं अब आपको बात बताऊं, कंपनीज एक्ट के अंदर ये पूरी डेफिनेशन बताता हूं। कंपनीज एक्ट के अंदर बेटा मैं आपको बात बताऊं, आपको वहां पे बोला गया है, मतलब इंडियन पार्टनरशिप बताओ क्या बोलता है उस, वो इंडियन पार्टनरशिप साइलेंट है बेटा। अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खोल के देखोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है, नंबर ऑफ द पार्टनर, तो बेटा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, वहां पे नहीं लिखा हुआ, वहां पे नहीं लिखा हुआ। आप बोलो क्या बड़ी अजीब बात है सर, ये तो पार्टनरशिप एक्ट है और उसी पार्टनरशिप एक्ट ने ये नहीं बताया कि इसमें नंबर ऑफ द पार्टनर्स कितने होने चाहिए, हाँ नहीं बताया बेटा, वो साइलेंट है। तो लोग कंफ्यूज हो गए, लोगों ने सोचा फिर अनलिमिटेड खोलो, कितने भी पार्टनर्स खोलो। उन्होंने कहा बेटा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कंपनीज ने लिख दिया, कंपनीज ने ये बोला है, कंपनीज ने ये बोला है, कंपनीज ने ये बोला है कि भैया बात सुनो बड़े ध्यान से, कि एटलीस्ट 100 तो होने चाहिए। कंपनीज ने बेटा पहले ये बोला, मैं आपको पहले की बात बता रहा हूं कैसे बना, कंपनीज ने ये बोला एटलीस्ट 100 मेंबर्स तो होने चाहिए, लेकिन बेटा सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने 100 मना कर दिया, प्रपोजल दिया पहले। मतलब कंपनीज एक्ट ने बोला यार ये तो कहीं भी लिमिट नहीं लिखी हुई, कंपनीज एक्ट ने ये बोला यार ये तो लिमिट नहीं रखी हुई, ऐसे तो क्या अनलिमिटेड पार्टनर्स बन जाए, मतलब ऐसे तो क्या फिर हम अनलिमिटेड पार्टनर्स बना दे, क्या अनलिमिटेड पार्टनर्स बना दे। तो बेटा आपको मैं एक बात बता दूं, ये बड़ी दुविधा हो गई, बड़े बड़े धर्म संकट में आ गए लोग। तो बेटा कंपनीज एक्ट ने बोला हमको ये जिम्मा लेना पड़ेगा लग रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला देखो भैया पार्टनरशिप के लिए तो कोई नंबर ऑफ द मेंबर्स लिखे ही नहीं, आपने दुनिया भर के बिजनेस के लिए बना रखे, कंपनीज के लिए तो होने चाहिए, प्राइवेट के लिए तो होने चाहिए, ओबीसी के लिए तो होना चाहिए, तो पार्टनरशिप के लिए तो आपने कुछ बोला ही नहीं, तो क्या हम ये मान के चले अनलिमिटेड? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 लिमिटेड है भाई, तो आप ही हमको बताओ कितने होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमें तो नहीं पता, आप बता दो। तो कंपनीज ने ये प्रपोजल दिया, फाइनल नहीं, प्रपोजल दिया कि 100 होनी चाहिए, चलो। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सोच विचार वगैरह करा, उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया 100 कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, केंद्रीय सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा नहीं 100 ज्यादा हो जाएगा सर, 50 कर देते हैं, 50। कंपनीज ने कहा चलो ठीक है 50 कर देते हैं। तो बेटा पार्लियामेंट में ये पास हुआ, तो रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 में ये लिखा गया कि बेटा अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और बैंकिंग फर्म बना रहे हो, मतलब आपका उस नेचर ऑफ बिजनेस बैंकिंग है, तो वहां 20 चलता है मैक्सिमम। इस चीज को मैं आपको लेकिन कंफर्म करके बता दूंगा बेटा अगली क्लास में बैंकिंग वाली केस में। आज की क्लास में बेटा यही रुकते हैं। आई होप, मुझे पता है बेटा ये थोड़ा लेक्चर बड़ा बन गया, आई नो आई थोड़ा लेक्चर बड़ा बन गया, मुझे आपको पूरा समझाना था, लेकिन बेटा एक्चुअली क्या है कि कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग था, कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये माइनर वाला, डिस्क्वालिफाइड वाला, थोड़ा लॉ लॉ वाला गेम था, लेकिन अगले ये जो है ना बाकी वाले बेटा ये बड़े इजी है, अब इसमें इतना कंसेप्ट दिमाग नहीं लगा, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।